नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। इस समय सर एक तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ-साथ जो दूसरी सियासी घटनाएँ हैं, वो खूब चर्चा में हैं और इस चर्चा से ज़्यादा एक तरफ जहाँ जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा हो रही है, वहीं अब महाराष्ट्र को लेकर के भी चर्चाएँ काफ़ी बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक के बाद एक कभी जो है वो देशी गाय को वहाँ पे कुछ दर्जा दे दिया जाता है राज्य का, फिर कभी वहाँ पर राहुल गांधी पहुँच जाते हैं, वो शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन कर देते हैं, अनावरण कर देते हैं। एक तरफ भाजपा की जो मूर्ति भाजपा के द्वारा लगवाई गई मूर्ति जो है वो स्वतः गिर जाती है और फिर उसमें बड़े एक भ्रष्टाचार, बड़े एक पैसे का खेल सामने आ जाता है। मोदी जी जाते हैं तो अहंकार भरी माफी मांग लेते हैं। इस तरीके की कई घटनाएं ये तो बता ही रही है कम से कम कि बस महाराष्ट्र का चुनाव होने ही वाला है। वो जब भी अनाउंस हो जाए मुझे लगता हो सकता है कि शायद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा हो। सर हम महाराष्ट्र से शुरू करते हैं फिर हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर आएंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके की स्थितियां हुई, पहले शिवाजी की मूर्ति जो है वो गिरी और अब राहुल गांधी ने एक छत्रपति शिवाजी महाराज की नई मूर्ति का अनावरण कर दिया। इस घटना को महाराष्ट्र के लिहाज से कैसे देखा जाए? क्योंकि मोदी जी स्वयं उसमें माफी भी मांगे हैं और उसके बाद उसको लेके काफी चर्चाएं हुई हैं और फिर भ्रष्टाचार भी सामने आ गया। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, अभी तक ये भ्रांति थी कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करती है, 365 दिन काम करती है। उस भ्रांति को राहुल गांधी ने तोड़ दिया है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये फुल टाइम नहीं है, ये पॉलिटिक्स इनका, ये केवल आते हैं शौक की तरह करते हैं और चले जाते हैं। देखिए राहुल गांधी ने यह सिद्ध कर दिया। कल तक वो थे हरियाणा में, अब सीधे पहुंच गए वो महाराष्ट्र। इसका माने राहुल गांधी जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से तूफानी तौर पर राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक कार्य कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र की भावना को ठेस पहुंची थी, भारत देश की आत्मा को ठेस पहुंची थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति जो हमारे लिए आदर्श हैं, और महाराष्ट्र वालों के लिए तो खैर वो बहुत ही ज्यादा सम्मान रखते हैं, जैसे राजस्थान में राणा प्रताप हो या हमारे यहाँ पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, पंजाब के लिए सरदार भगत सिंह हो और सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल के लिए हो। अरे उसके अंदर भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया, राम मंदिर के अंदर भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया, संसद बनाने में भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया। भाई हर जगह आपकी मूर्तियां गिर रही हैं, महाकाल के अंदर आपकी मूर्तियां गिर रही हैं। बचपन से हम सुनते आए कि भाई अगर भगवान के साथ धोखा करोगे तो भगवान दंड देगा। इसका माने ये लोग सनातनी कैसे सनातनी है, कैसे हिंदू हैं जो कि भगवान को धोखा देते हैं, आदमी को धोखा देते रहे वो भी। तो राहुल गांधी ने इस भ्रांति को तोड़ दिया है और ये बता दिया है कि भैया मैं तो अब जब तक देश के लोकतंत्र को पुनर्स्थापित नहीं कर दूंगा, जब तक संविधान को पुनर्स्थापित नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राहुल गांधी महाराज पहुंच गए और ये जो मूर्ति बनी है देखिए 6 महीने में नहीं गिरेगी। अब वो गिरा दे भारतीय जनता पार्टी वाले, उनकी सरकार है, अगले 15-20 दिन तक तो इलेक्शन डिक्लेयर वो कुछ कर सकते हैं, वो उनका वो कुछ भी, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो मैं तो शिव सैनिक के वहां जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जो शरद पवार के कार्यकर्ता हैं 200-250 लोगों को वहां पे तैनात रखें कि ये लोग कोई उत्पात न करें, दे कैन गो टू एन एक्सटेंट टू डैमेज द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ दिस कंट्री। तो देखिए असली मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है और शुरुआत उस मुद्दे से की है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने पता ही कल वहां पे क्या हुआ, विधानसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली के और एक एमएलए दूसरी मंजिल से कूद गए, क्योंकि वहां जिस प्रकार आदिवासी समाज के साथ एकनाथ शिंदे उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके आरक्षण पे खेल रहे हैं, वो कूद गए। अब खैर परमेश्वर की कृपा थी, वहां जाल लगा हुआ था और डिप्टी स्पीकर साहब भी बच गए, चोट लगी उनके, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन आप मराठों को कोई आरक्षण देने के उनको परेशान कर रहे हैं, आप धनकड़ों को परेशान कर रहे हैं, आप आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं, आप कुंबियों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा वहां कर्नाटका के अंदर जबरदस्ती जाके आप एक बैकवर्ड लीडर को वहां पे उसको परेशान करने में तुले हुए हैं। और जो निर्मला सीतारमन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, इसमें हाईकोर्ट स्टे कर देता है कि 15-20 दिन बाद करेंगे, इलेक्शन की बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए
कोर्ट का कुछ और निर्णय है और अपोजिशन वालों के लिए तुरंत उनको अरेस्ट करने की बात करने लगता है। जी। सर एक चीज, अभी चूंकि महाराष्ट्र इलेक्शन का की बात आपने भी की 15 दिन, और ये क्या केवल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है कि जैसे रिजल्ट आए उसके बाद उसी हिसाब से देखा जाए कि क्या कुछ वहां पे करना है, उसके लिए एक आध दिन का समय लिया जाएगा और फिर चुनाव घोषित कर दिया जाएगा? ये बहुत गलत रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। अगर इन्होंने हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव करा दिया होता तो एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता कि सरकार के अंदर क्या होगा। तो एक हरियाणा का बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ का स्टेट है और महाराष्ट्र जो है वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। उनकी बातें वहां तक एक दूसरे, अब हरियाणा के इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। अरे मोदी जी, अमित शाह साहब के पास तो सारी एजेंसीज हैं, उनको पता है हरियाणा में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार रही है और उसका असर जो है ज्यादा पड़ेगा महाराष्ट्र के इलेक्शन में। और इतना ज्यादा पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जो अभी 70-80 सीटें महायुति को आने वाली थी वो 30-40 पे ना निबट जाए, क्योंकि हरियाणा जो है इट विल बी ए गेम चेंजर। और हरियाणा के लोग वोट डाल रहे हैं। हरियाणा के वोट डाल के मैंने 3-4 अपने तो वोट डाला ही, ये देखिए मैंने वोट डाला और उसके बाद मैंने 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किया। सुबह 8 बजे से 11 साढ़े 11 तक मैं क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, वहां पे देख रहा हूं वहां की स्थिति ये है। अब क्या बताऊं क्या स्थिति है, वो तो हरियाणा पे आप आएंगे तो बताऊंगा आपको। जी, चलिए फिर हम लोग महाराष्ट्र को वहीं ड्रॉप कर देते हैं, पहले हरियाणा पे आ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उस पर विस्तार से बात होगी। बहुत सारी बातें हैं महाराष्ट्र पे भी, क्योंकि इस समय जितनी तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं, अब तो एक तरफ हरियाणा में राम रहीम की शरण ली गई है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गाय माता की शरण ले ली गई है। अब कितना ये दोनों लोग काम आते हैं अभी वो बात की बात है, क्योंकि कर्नाटक में बजरंगबली काम नहीं आया था, ये हम लोग देख चुके हैं। हरियाणा हो जम्मू कश्मीर हो सर, दोनों जगह के इलेक्शंस का जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है? देखिए हरियाणा में जो मैंने चीज देखी, देखिए मैं एक शौक है मेरा, हम लोग सबसे पहले सुबह जैसे ही 7 बजे पोलिंग शुरू होती है हम लाइन में खड़े हो जाते हैं और सबसे 1 या 2 नंबर पे 3 नंबर पे हमारा वोट पड़ना शुरू हो जाता है। हम बिल्कुल वी आर दी अर्ली गोअर्स। एक तो मैंने ये देखा हर बार के इलेक्शन से इस बार एंथुसियाज्म कम है। अब वो तो खैर वोटिंग परसेंटेज आएगा, हो सकता है सुबह ना हो, वोटिंग बाद में हो जाए। और एक कारण और भी है, वो चुनाव आयोग के दिमाग में नहीं आया होगा, नवरात्र के इस समय व्रत चल रहे हैं। अब मेरी पत्नी पूजा में बैठती हैं, सुबह 4 बजे से 8-9 बजे तक उनकी पूजा चलती है, क्योंकि ये 7 बजे का चक्कर था, वो रात को 2 बजे उठ गई, पूजा करके हम लोग वोट देने चले गए। अरे जो पूजा करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोटर तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि मूर्ति पूजक हैं। मूर्ति पूजक हम भी हैं, लेकिन हम लोकतंत्र और संविधान को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, सनातन को भी साथ लेके चलते हैं और संविधान और लोकतंत्र को भी साथ लेके चलते हैं, तो उनके वोटर नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, जितने लोगों से मेरी बात हुई या आप भी अगर देख रहे होंगे जो ऑन ग्राउंड चैनल्स हैं, आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी, इंडिपेंडेंट्स को खड़ा कर दो, जजपा को खड़ा कर दो, फलाने को खड़ा, तो लोगों से पूछा कि इससे क्या नुकसान हो रहा है कांग्रेस का। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भैया इस बार मुद्दा है बेरोजगारी, और हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी। उसमें लोगों को इतना परेशान कर दिया है, दौड़ा रहे हैं, ना उनको राशन मिल रहा है, ना उनको सरकारी स्कीम मिल रही है, और ऐसे ऐसे बवाल कर रखे हैं। अब गलती से किसी ने लोन ले लिया और उसके अकाउंट में लोन आ गया 2 लाख रुपए, तो कहते हैं कि भैया तुम्हारा जो है एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, अब तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। अरे वो कह रहा है भैया लोन है ये, कहते नहीं टर्नओवर आपका ज्यादा है, इनकम आपकी ज्यादा है, इसलिए। और बहाने बना बना के, तो खट्टर साहब के दिमाग में जो अहंकार था, उन्हें लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन गए तो राजा महाराजा बन गए जैसे। अरे राजा महाराजाओं की नहीं चली तो ये लोकतंत्र के चीफ मिनिस्टर की क्या चलेगी। जनता के सामने अगर आप उन्मुख नहीं होंगे और उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, और राहुल गांधी ने, अब तो मैं ये सोच रहा हूं राम प्रकाश जी आपके माध्यम से, आप बताइए, द पब्लिक इंडिया इज ए बिग चैनल, आप ये कहिए मोदी जी से कि साहब जो जलेबी है इसको राष्ट्रीय मिठाई घोषित कर दिया जाए। इतनी चर्चा में है, इतनी चर्चा में है जलेबी। अरे लड्डू चर्बी वाला लड्डू नहीं है चर्चा में। अच्छा, मूर्खों को ये नहीं पता, मूर्खों को ये नहीं पता कि मशीन से ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की जो जलेबियां हैं और लड्डू हैं और रसगुल्ले हैं वो फैक्ट्री में ही बनते हैं। नहीं, वो दरअसल उस पे काउंटर ये शुरू हुआ है कि जो हल्दीराम बेचता है वो जलेबी नहीं, वो इमरती है, और इमरती का प्रोसेस अलग है और जलेबी का प्रोसेस अलग है। जलेबी जो है वो गर्म खाई जाती है, इसलिए जलेबी फैक्ट्री में नहीं बन सकती है। वो ये काउंटर शुरू हो गया है, वो चल रहा है। खैर, अरे 1 मिनट राम प्रकाश जी, 1 मिनट,
जी जी जी। जो पंडित माथुराम के हलवाई जो ये बनाते हैं जलेबी, उनसे बात आपने अगर वीडियो में देखी होगी, यूट्यूब में देख लीजिए, आपके दर्शक और श्रोता भी देख लें। हलवाई ने बताया कि मिठाई हम लोग कहते हैं लोगों से ठंडी करके खाओ, ये ठंडी करके खाओ। अच्छा, उसका हिंदुस्तान में दूसरे शहरों में भेजी जाती है। ये भी लॉजिक, असल में पढ़े लिखे तो है नहीं ये लोग, ये व्हाट्सएप के पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन तो इन्होंने किया नहीं है, या तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं या व्हाट्सएप के पढ़े हुए हैं। अरे वो अभी भी पूरे हिंदुस्तान में जा रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि भैया उसे इतना लार्ज एक्सपोर्ट कर दो कि विदेशी केक और पेस्ट्री खाना भूल जाएं, केवल गोहाना की जलेबी खाएं, 10-15 हजार हरियाणा वालों को नौकरी मिल जाएगी उसके अंदर। अब समझ में तो आता नहीं इन लोगों के। अब मुश्किल ये है ना, हम लोग तो देखिए दूध पीते हैं, हम लोग अब घी खाते हैं, उसमें पता नहीं कितना वसा वसा मिला रखे हैं। इन लोगों का जो खान पान ही है वो डिफरेंट है। जी सर, अनिल विज साहब वोटिंग के दिन ही सुबह सुबह उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कह रहे हैं कि भाई सत्ता भाजपा की आ रही है और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री आवास में अगली मुलाकात होगी, ऐलान कर दिया उन्होंने। नहीं, अगर कांग्रेस ज्वाइन करें तब तो हो सकता है, लेकिन क्या राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? भाई विज साहब ये सोचें, पहली बात तो वो जीतने वाले नहीं है, जो पता चला है उसके हिसाब से वो जीत नहीं रहे। अच्छा, जीतेंगे तो लीडर अपोजिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन वो होता है ना कि तोप की एप्लीकेशन लगाओ तो रिवॉल्वर मिल जाएगा। वो चीफ मिनिस्टर की एप्लीकेशन इसलिए लगा रहे हैं कि लीडर अपोजिशन तो बनी जाए, लेकिन लीडर अपोजिशन भी वो नहीं बन पाएंगे। और हो सकता है उनकी सीटें इतनी भी ना है कि लीडर अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को मिले। सर, सावित्री जिंदल का क्या रोल रहने वाला है? शैलजा को लेके उन्होंने बात की, वो जो है सुबह सुबह उन्होंने बकायदा शैलजा की बात की, हुड्डा की बात की कि हुड्डा भाई जैसे हैं, शैलजा बेटी जैसे हैं, और पहली बार हरियाणा को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सावित्री जिंदल के खड़े होने का मतलब ये था, इंडिपेंडेंट, उनका मतलब ये था कि नवीन जिंदल उस समय चला गया था, उस पर रेड कर रहे थे, दुनिया भर के आरोप लगा रहे थे, अब वो बच गया। अब वो बेटा जो है पार्लियामेंट में है, तो मानी बात है कि अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ, इसका माने एक तो हनक कम हो गई है मोदी जी की कि नवीन जिंदल अपनी मां को नहीं समझा पा रहे हैं। समझा क्या नहीं रहे, समझा रहे हैं कि लड़ जाओ इंडिपेंडेंट, और उसके बाद कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा। आपने उनका देवड़ा साहब का भी स्टेटमेंट सुना होगा, महाराष्ट्र के, जो वो भी चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनके भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो सुर इसलिए बदल रहे हैं कि उन लोगों को पता चल रहा है कि जमीनी स्तर पे स्थिति क्या हो रही है। तो सावित्री जिंदल ने एक संकेत दे दिया है, और ये बिल्कुल पक्की बात है कि हरियाणा के अंदर से बोरिया बिस्तर बांधना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया है। सर, हरियाणा में तो चलिए मोदी जी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने खूब प्रचार किया है। और जम्मू कश्मीर भाई, दावा तो हालांकि दोनों स्टेट्स में सारे, वो तो सारे सियासी दल जैसे करते हैं वैसे हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कुछ है जानकारी? क्या कुछ माना जाए, वहां की एनालिसिस क्या कह रही है? वोट वहां पड़ चुके हैं, मोदी जी ने खूब देखिए, रैलियां की नेशनल हैं। कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत सीटें मिलने वाली हैं, और उसके बाद कांग्रेस का जो जम्मू रीजन में पिछली बार स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, जो पिछले 10 साल से थोड़ा कमजोर हुआ था, वो दोबारा मजबूत हो गया। जो ये मुफ्ती मोहम्मद समीद की जो बेटी हैं, क्या नाम है उनका, वो जो पिछली बार उन्होंने वो किया था, उनकी जो रेपुटेशन है बिल्कुल खराब हो गई जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। अब कितना भी वो एक्सप्लेनेशन दे दें, उनकी भी हालत खराब है। अब ये इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को खड़ा करके, जैसे हरियाणा में इन्होंने इंडिपेंडेंस को लड़वा दिया, जजपा को लड़वा दिया, वहां इंजीनियर रशीद जैसे इन्होंने लोगों को खड़ा कर दिया है, कांग्रेस एनसी को। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में धोखा लोग खा गए, इंजीनियर रशीद को उन्होंने जिता दिया। बेसिकली ही इज ए मैन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जैसे वो वैसी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के, वैसे इंजीनियर रशीद हैं। तो इस बार वो गलती नहीं होने वाली है, और ये स्टेटहुड वहां पे लोगों को चाहिए। और जम्मू के लोग भी उन चीजों से परेशान हैं, क्योंकि बिजनेस इफेक्ट हो रहा है उससे। जो सारा का सारा माल एक कश्मीर से आता था जम्मू के अंदर, और जम्मू उसका एक हब था, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। तो देखिए, प्रेम मोहब्बत के अलावा हिंदुस्तान के सर्वाइवल का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा है, द मैसेज हैज गॉन कि हमें प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर हिंदुस्तानियों को रहना पड़ेगा, इफ यू वांट टू सर्वाइव। तो यानी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने का नुकसान महबूबा मुफ्ती को भी हो रहा है और भाजपा को भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भाजपा से सरकार उनके साथ मिलकर बनाया था। खैर सर, शुरुआत में सनातन का जिक्र किया था आपने, तो थोड़ा मैं जरा अब फिर वापस उस तरफ चलता हूं। बड़ा अहम घटनाक्रम इस हफ्ते का था ये,
जो सदगुरु हैं जग्गी महाराज, इनके यहाँ का बड़ा मामला सामने आया, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, ये सारी चीजें हुई, वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अचानक से उसमें सीजेआई साहब की एंट्री हो जाती है और सीजेआई कहते हैं कि नहीं नहीं, अब कुछ पुलिस कोई हरकत नहीं करेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी, अब पूरे मामले की सुनवाई मैं करूंगा। सीधे सीजेआई साहब ने सदगुरु का पूरा मामला अपने पास मंगवा लिया है। इसको कैसे देखा जाए, क्या माना जाए, क्या सदगुरु को बचाने के लिए सीजेआई साहब उतर गए हैं? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अभिषेक बनर्जी का मामला बहुत, मुझे लगता है सबको याद होगा किस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने जब अपील की थी, तो इन्हीं सीजेआई महोदय ने कहा था नहीं नहीं, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है, आप जरा सिस्टम पे विश्वास रखिए और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आइए, ये उन्होंने नसीहत दी थी। और जग्गी महाराज का मामला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि सीधे सीजेआई ने मंगवा लिया अपने पास अपने लिए सुनवाई के लिए? देखिए, यही काम हुआ था जो डॉक्टर बिटिया के साथ वहां पे रेप हुआ था और मर्डर हुआ था, उसका भी स्वतः संज्ञान ले लिया था। बदलापुर का स्वतः संज्ञान नहीं लिया, राजस्थान का स्वतः संज्ञान नहीं लिया, उत्तर प्रदेश का नहीं लिया, केवल वेस्ट बंगाल का लिया। तो देखिए, कुछ न कुछ तो गणेश जी की जो पूजा में आरती हुई है उसके अंदर कुछ खेल हुआ है, ऐसा लग सकता है। लेकिन भैया, मैं कोई अपने चीफ जस्टिस साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो जनता है। और यही भूल गए थे श्रीलंका वाले। और श्रीलंका के अंदर क्या हुआ आपको पता है, भगवान न करे हिंदुस्तान के अंदर वो हो। हम तो गांधीवादी लोग हैं, हिंसात्मक लोग हैं, असहयोग कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग हाथ नहीं उठाते, पिट जाएंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, उस टाइप के लोग हैं। लेकिन न्यायपालिका पर हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा है, अभी तक है। कृपा करके उसको बरकरार रखिए। अगर निर्मला सीतारमन ने कोई गड़बड़ी की है, वहां के हाईकोर्ट ने भी डेट आगे बढ़ा दी है कि इसकी सुनवाई इस दिन के बाद होगी, तुरंत अरेस्ट होना चाहिए था। जैसे आपने केजरीवाल को अरेस्ट किया, जैसे हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, बाद में बेल दी। निर्मला सीतारमन के लिए अलग नियम है, नड्डा जी के लिए अलग नियम है, तो हाईकोर्ट और ये लोग, लेकिन सत्ता बदलती रहती है। लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी अदालत है और जनता का निर्णय 8 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद अदालतें भी अपने रुख को चाहे तो बदल लें, लेकिन मेरे ख्याल से जनता की जो आशाएं हैं उनका केंद्र बिंदु है न्यायालय। उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बिकॉज यू आर अंडर पब्लिक स्क्रूटनी, एवरीबडी इज वॉचिंग यू वेरी केयरफुली। आप बदलापुर में नहीं करते, आप पूरे हिंदुस्तान में रेप होते हैं, मर्डर्स होते हैं 4-4, 5-5 साल की लड़कियों के साथ, उस पर कुछ नहीं करते। और वेस्ट बंगाल का कॉग्निशन ले लेते हैं और ममता बनर्जी को बदनाम करने लगते हैं। अनुचित है। राज्यसभा का टिकट किसी को मिल जाए, कोई गवर्नर बन जाए, तो सारी चीजें स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो सम्मान अपनी जगह पे है, न्यायपालिका का सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर उस सम्मान की प्रक्रिया में जो व्यक्ति बैठा हो, ऑथराइज किया गया हो, अगर वो उस पूरी प्रणाली का मजाक बनाने लग जाए, तो जो अगर वो पक्षपात करने लग जाए, तो क्या उस पर उसके सम्मान के चलते आदमी उसको बोलेगा नहीं, उसको उस पर बात नहीं करेगा? क्योंकि ये जो हरकत है, जितनी चीजें भी अभी आपने गिनवाई हैं, वो सारी चीजें तो साफ ये कह रही हैं कि भाई आम जो आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, वो भरोसा छोड़ देगी। जब तक ये सीजेआई साहब है, अब उसको न्याय नहीं मिलेगा। सीजेआई साहब ने गणेश पूजा कर ली है, गणेश जी की आरती उन्होंने उतार ली है, मामला सब सेट है, वो जो कुछ भी हो नहीं हो वो बात की बात है। कभी वो कूलिंग पीरियड की बात किया करते हैं, कभी वो जब वो जज की कुर्सी पर बैठते हैं, जब आसन पर बैठते हैं, तब उनका रवैया दूसरा रहता है। जब वो कहीं वक्तव्य देने जाते हैं, तब वो एकदम अपने को महानतम दिखाने वाला वक्तव्य दे देते हैं, लेकिन उस वक्तव्य को खुद वो फॉलो करते हुए नहीं दिखते हैं। सर, ये क्या ये सीधे सीधे पक्षपात नहीं कहा जाएगा कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, हर राज्य में हर जगह जगह अलग अलग? देखिए, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। मेरी टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। एवरीबडी नोज कि अपने को खुद एक्सपोज कर रहे हैं लोग। अच्छा, एक जनता से और निवेदन करना चाहता हूं आपने कार्यक्रम के माध्यम से, ये बाबा साधुओं, ये हकीम जो होते हैं ना, पीर फकीर, इनके चक्कर में मत पड़िए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी तो देखिए, बड़े बड़े साधु महात्मा है ना, दूसरों को बताते हैं लंबी सांस लो, बाएं दाएं उसे लो, दाएं से लो, 10 सेकंड तक लो, टेढ़े हो जाओ, उल्टे हो जाओ। और जब खुद बीमार होते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में भर्ती हो जाते हैं। फिर जहां 6 दिन वो करते हैं, उपवास करते हैं, उसके बाद जो है वहां जाके एम्स के अंदर ड्रिप चढ़वाते हैं। अरे इतना ही तुम्हारा आयुर्वेद के अंदर इतना है तो अपनी आंखें ही ठीक कर लो कम से कम, वही ठीक नहीं हो पा रही है।
और दूसरे का कैंसर ठीक कर देते हैं। तो देखिए, मैं तो देश की जनता को सनातनी होने के बावजूद, मूर्ति पूजक होने के बावजूद, एक हैं स्वामी प्रेमानंद, आप जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा, वीडियो देखिएगा आप उनका, वो बिल्कुल लॉजिकल संत हैं। जब उनके पास कोई जाता है ना, ऐसा बीमार हूं, उनका बीमार हूं तो मैं डॉक्टर हूं, गया हॉस्पिटल जाओ, अपना इलाज कराओ। जब कोई बात करता है वो बिल्कुल ऐसी बात करते हैं जो किसी साधु संत को सही बात करनी चाहिए। आप किसी को गुमराह करते हैं, पानी पी लो और समोसा खा लो, हरी चटनी के साथ खा लो तो कैंसर ठीक हो जाएगा। लोगों को पागल बना रखा है। अच्छा, ये जनता भी हमारे देश की पता नहीं क्या हो गई है। 21वीं शताब्दी में जो चीन है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बना रहा है, या समोसा हरी चटनी से खाऊं या लाल चटनी से खाऊं, इसी से कैंसर का इलाज करना है। सर, सदगुरु महाराज की जो बात हो रही थी या प्रेमानंद जी की जो बात हो रही थी, ये सारे लोग, एक चीज बड़ा साफ साफ दिखता है कि वो केवल भाई किस तरीके से जनता के साथ व्यवहार करते हैं और किस तरीके से उनके अपने परिवार का व्यवहार होता है। जग्गी ने अपनी बेटी का बाकायदा धूमधाम से दान दहेज दे के विवाह किया और दूसरे की बेटियों को बरगला के अपने आश्रम में रख रहे हैं। खैर, सरकारों का रवैया हमेशा से इनके प्रति बड़ा नर्म रहा है। इनके प्रति इन द सेंस मैं पूरे साधु संत और उस पर बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा हादसा हाथरस में हुआ, जिस भोले बाबा के चलते हाथरस हुआ, उसको क्लीन चिट दे दी गई, वो बिल्कुल बरी हो गया, उसके वो कहीं दोषी नहीं है किसी तरीके का, वो फिर अपना कार्यक्रम शुरू कर लेगा। तो ये इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। बहरहाल, अब सीजेआई साहब जो राजनीति कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। एक चीज और हुई है सर, एक मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही है, जो होटल और क्या क्या वो बात हो रही है कि होटल में पकड़े गए हैं और ये क्या कुछ कर रहा है, तो इससे क्या कुछ छवि बनेगी? कौन सी छवि बना रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, उसी प्रकार की छवि बना रहे हैं सेंगर साहब की बनी थी, ब्रजभूषण शरण सिंह की बनी थी। अरे, भारतीय जनता पार्टी में तो एक लंबा लिस्ट है। अब आप सोचिए उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया था? डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसी कला को देखे तो नहीं बना दिया गया था। यार, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी उम्र हो गई है, पत्नी है, बच्चे होंगे बड़े, मुझे नहीं पता उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और वो जाके महाराज इतना, यार तुम तो बिल्कुल राक्षस बन गए, तुम तो दुशासन और दुर्योधन बन गए। 5 स्टार होटल में जाके इस तरह के काम कर रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए। और फिर सलते हो। अरे, ऐसे लोग तो हिंदू कहने लोग नहीं, योग्य नहीं है। अच्छा, केवल उनको गद्दी से हटा दिया, उनसे पद छीन लिया, तो अच्छा, इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही गोदी मीडिया में। और यही अगर किसी अपोजिशन मिनिस्टर का या विधायक का होता तो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में उसका व्हाट्सएप के माध्यम से ढिंडोरा पीट होता। चलिए, निश्चित तौर पे ये जो है वो बड़ा अहम हो जाता है कि इस तरीके के जो रवैये हैं, इस तरीके की चीजें जब सामने आती हैं, जनता को दिक्कत होती है उससे। हालांकि जनता भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है अगर देखा जाए सीधे तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल स्वामी सर, हम लोग से इस विस्तार पूर्वक चर्चा से और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।